देखिए पिछले क्लास में हम लोग 6 क्लास और 7 क्लास का हिस्ट्री ख़त्म कर चुके थे। अब हम लोग हर शुक्रवार और शनिवार को पॉलिटिकल साइंस यानी कि भारत का राज्य व्यवस्था को पढ़ेंगे। देखिए अब ध्यान से सुनिए, गप नहीं करिए। भारत का संविधान किस प्रकार से ये विकसित हुआ, कौन कौन सा धारा, कौन कौन सा अनुच्छेद, कौन कौन सा अनुसूची को इसमें शामिल किया गया, किसको कहाँ से शामिल किया गया था, इसी को आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। लगभग आपको इसमें 60 से 70 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तब भारत का राज्य व्यवस्था आपका ख़त्म होगा। तो आपको यहाँ पे ये समझना है कि भारत का संविधान आखिर किस प्रकार से विकसित हुआ या फिर भारत का संवैधानिक विकास किस प्रकार से हुआ। तो आपको पता है हम लोग का देश 1947 के पहले क्या था, गुलाम था, अंग्रेज़ों का उपनिवेश था हम लोगों के देश में। और 1947 के बाद हम लोगों का देश क्या हुआ था, आज़ाद हुआ था। तो 1947 के पहले जब मुगल शासन का भारत में समापन हो गया था तो उसके बाद कंपनी शासन स्टार्ट हो गया था। तो वहाँ पे शासन को चलाने के लिए कुछ नियम चाहिए था, तो उस नियम को ही हम लोगों को पहले पढ़ना है। दो भाग में बांटा गया है भारत का संवैधानिक इतिहास को। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम और दूसरा ब्रिटिश ताज द्वारा पारित अधिनियम। तो दोनों को हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद हम लोगों का स्टार्ट होगा संविधान, जो भारत का संविधान है उसके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसका समय क्या कितना से कितना है, तो 1773 से लेकर के 1858 तक ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था भारत में, और 1858 से लेकर के 1947 तक ब्रिटिश ताज का शासन था, यानी कि ब्रिटिश में जो राजा रानी थे उनका शासन भारत के थ्रू चलता था। बात समझ में आया। 1947 के बाद से हम लोगों को भारत का संविधान किस प्रकार से विकसित हुआ उसको पढ़ना है। लेकिन इसके पहले आपको 1773 से 1858 के बीच में कौन कौन सा अधिनियम लाया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उसको पढ़ना है। फिर इसके बाद 1858 के बाद कौन कौन सा नियम लाया गया था, अधिनियम लाया गया था, उसको पढ़ना है। तब जाकर के ये दोनों हम लोग का ख़त्म होगा। कोशिश रहेगा कि आज ही हम इसको ख़त्म कर दें, ताकि कल से फिर हम लोग किस प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान का विशेषता क्या है, संविधान में कौन कौन सा अनुसूची है, अनुच्छेद है, किसका क्या भूमिका है, उस पर हम लोग आगे का क्लास कर पाएँ। बात समझ में आया। तो सबसे पहले आप लोग इसको डैश दे करके लिख लिया है ना, दोनों का काल लिखिए कितना से कितना था, फिर एक एक करके हम लोग इसको सीखेंगे। इसमें लिखिए 1773 से 1858 और इसमें लिखिए 1858 से 1947। हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में ब्रिटिश संसद से पारित अधिनियम और इसका काल लिखिएगा 1773 से 1858 और इसमें डैश दे करके आप लिखना है। अभी उसको मत लिखिएगा, पहले यहाँ पे सुनिए ध्यान से। आपको एक बात याद रहना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, तो 1600 ईस्वी में हुआ था। ये भारत कब आया था, तो 1608 ईस्वी में आया था और इसने अपना पहला कारखाना सूरत में डाला था 1613 ईस्वी में। ये बात आपको याद रखना है। हमने क्या कहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 में हुआ, भारत कब आया था 1608 में, और उसके बाद अपना कारखाना इसने कब डाला, तो 1613 में। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? हाँ, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। 1613 तक में इसका भारत में पूरी तरीके से क्या हो गया, कंपनी को स्थापित किया। अब ये नियम को किस प्रकार से चलाएगा, बिना नियम के कुछ नहीं चलता, ये बात आपको ही पता है। आप अगर चोरी करिएगा, किसी का मर्डर करिएगा, तो सबसे पहले आप पुलिस से पूछ देंगे बताओ कौन सा धारा लगाए हो मेरे ऊपर, मतलब नियम के द्वारा ही सब चीज़ चलता है। तो यहाँ पे भी सब चीज़ कंपनी भी अपने मन से कुछ नहीं कर सकता था, उसको भी नियम के द्वारा चलना था। तो क्या क्या नियम उसने बनाया उसी को आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहला नियम आपको याद रखना है 1773 का मांग टेंग्यू एक्ट। अब नाम जितना आ रहा है सब आपको याद रखना है। 1773 का मांग टेंग्यू एक्ट। अब लिखना बंद कर दीजिएगा, अब केवल सुनना है, आपको याद हो जाएगा क्लास में ही। 1773 का मांग टेंग्यू एक्ट। अब इसमें क्या किया गया था उसको समझिए।
कंपनी के पास 3 क्षेत्र विशेषाधिकार में था। पहला बंगाल, दूसरा मद्रास और तीसरा बम्बई। पहले इसका नाम बम्बई था, अब हो गया मुंबई। पहला बंगाल, दूसरा मद्रास और तीसरा बम्बई, ये अलग अलग प्रेसिडेंसी था। लेकिन जब कंपनी ने सोचा कि हमको संयुक्त रूप से शासन करना है, केंद्र रूप में हमको शासन करना है, केंद्र रूप मतलब समझ रहे हैं ना, पूरा ऑल ओवर इंडिया में अगर शासन करना है तो हमको अपना एक गठित सरकार बनाना पड़ेगा। तो उसने क्या किया, बंगाल का भी एक गवर्नर होता था, मद्रास का भी एक गवर्नर होता था और बम्बई का भी एक गवर्नर होता था। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 में मांगटेंग्यू एक्ट को लाया और उसी एक्ट के तहत में बंगाल, जो काफ़ी धनी देश था, उस समय धनी राज्य था, उसके गवर्नर जनरल का नाम बदल करके कर दिया गवर्नर जनरल। इसमें केवल आपको जनरल लगा देना है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि गवर्नर को किस रूप में बदला गया, तो गवर्नर जनरल किस एक्ट के थ्रू बदला गया, तो 1773 का मांगटेंग्यू एक्ट के तहत। अब यहीं पे पूछ सकता है कि पहला कौन था, तो सबसे पहला जो था उसका नाम आप लोग क्लास 10th में पढ़े होंगे हिंदी में, लॉर्ड वारेन हसिंगटन। नाम सुने इसका आप लोग, 10th में सुने होंगे आप लोग। तो जो पहला भारत का गवर्नर जनरल था उसका नाम क्या था, लॉर्ड वारेन हेसिंगटन। यहाँ तक में समझ में आया। अब देखिए धीरे धीरे प्रशासनिक सुधार भारत में होना स्टार्ट हो गया। इसी के तहत 73 के बाद क्या आता है, 74। तो 74 में कलकत्ता, ये बंगाल में ही है, कलकत्ता में उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया। अब उच्च न्यायालय आप लोग समझ रहे हैं ना, उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया, जिसका सबसे पहला जो मुख्य न्यायाधीश था उसका नाम था एलिजा इम्फे। अब जितना नाम आ रहा है सब आपको याद रखना पड़ेगा, ये बात याद रखिएगा। ये पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री नहीं है कि आपको सारा याद रहेगा। पॉलिटिकल साइंस में बहुत सारा डेट आएगा और वो डेट आपको तभी याद रहेगा जब आप एक दूसरे से रिलेट करके याद करिएगा ना, तो कईयों याद नहीं रहेगा, एगो याद रहेगा दूसरा भूल जाइएगा। क्या बोले हम, 73 में एक्ट लाया, 74 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय का क्या कर दिया, स्थापना कर दिया। बात समझ में आया। अब जैसे इसने स्थापना किया तो कुछ न्यायिक प्रक्रिया भी शुरू हो गया होगा, न्यायिक प्रक्रिया भी शुरू हो गया होगा। तो यहाँ पे जो गवर्नर जनरल था उसका सहायता करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया, जो मदद करता किसका, तो गवर्नर जनरल का। क्यों मदद करता उसको ध्यान से समझिए। पहले जो गवर्नर था वो पहले बंगाल को संभालता था, लेकिन जब जैसे इसको बदल दिया गवर्नर जनरल में तो मद्रास भी इसके अधीन हो गया और बम्बई भी इसके अधीन हो गया। आप इसको ऐसे समझिए, जैसे अभी भारत है ना, तो भारत में अभी 28 राज्य है। राज्य में क्या होता है, उसका मुख्यमंत्री होता है, और देश में क्या होता है, भारत में कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो 1773 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पूरी तरीके से कमान उसके पास हो, सबका क्षेत्राधिकार अलग था। लेकिन 1773 में मांगटेंग्यू एक्ट लाया गया कंपनी के द्वारा, लाया तो गया था ब्रिटिश कंपनी के द्वारा, संसद के द्वारा। तो उसके बाद क्या हो गया कि बंगाल का ही गवर्नर को बना दिया गया गवर्नर जनरल, और यहाँ के जो गवर्नर थे वो किसके अधीन हो जाएगा, गवर्नर जनरल के अधीन हो जाएगा। यानी कि पावरफुल अब कौन हो जाएगा, बंगाल का गवर्नर जनरल। बात समझ में आया, यहाँ तक में किसी को दिक्कत है। उसके बाद पहला कौन बना, तो लॉर्ड वारेन हेसिंगटन होगा, लॉर्ड वारेन हेसिंगटन। और इसका मदद करने के लिए 4 सदस्यीय समिति का भी क्या किया गया था, गठन किया गया था। उसके बाद 1774 में कलकत्ता में उच्च न्यायालय का स्थापना किया गया, जिसका प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे था। यहाँ तक में दिक्कत है किसी को। अब ये वाला आपका खत्म हुआ, इसमें किसी को कोई दिक्कत, 1773 का मांगटेंग्यू एक्ट में किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक बात आप लोग ध्यान से समझिएगा, वर्तमान स्थिति में हम लोग के जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री हैं वो किसी ना किसी तरीके से कोर्ट के नीचे रह के ही काम करता है, क्योंकि अगर कोई भी वो गैर संवैधानिक कार्य करेगा तो उसको कौन फटकार लगाता है, कोर्ट फटकार लगाता है, क्योंकि कोर्ट सब चीज़ से क्या होता है, परे होता है, वो संविधान का रखवाला होता है। उसी प्रकार से जैसे कोर्ट का स्थापना हुआ तो अब इन लोग को एहसास हो गया कि हमको गवर्नर जनरल को इससे क्या रखना पड़ेगा, बाहर रखना पड़ेगा, तभी गवर्नर जनरल पावरफुल रहेगा, नहीं तो पावरफुल कौन हो जाएगा, कोर्ट हो जाएगा। इसलिए फिर से एक अधिनियम लाया गया, मतलब सुधार लाया गया 1781 में, इसको बोला गया 1781 का संशोधन अधिनियम। इसमें क्या किया गया
तो इसमें कुछ नहीं किया गया, सिंपल कहा गया इस अधिनियम के तहत कि गवर्नर जनरल राजस्व संबंधी जो रहेगा मामला उसमें उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। बात समझ में आया। 1781 में लाया गया संशोधन अधिनियम, उसमें कहा गया कि गवर्नर जनरल और राजस्व संबंधी जो भी कार्य रहेगा उसमें उच्च न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। देखें, नियम के थ्रू पकड़ लिया ना पूरे का पूरा जनता को, कोर्ट से भी इसको बाहर कर दिया और साथ साथ में राजस्व जिससे पैसा आता था उसको भी बाहर कर दिया कोर्ट से। तो यहीं पे उसका दिमाग लगाया था कंपनी। और एक बात याद रखिएगा, ये सारा नियम कंपनी नहीं ला रहा था, बल्कि ब्रिटिश संसद के द्वारा इस सबको पारित किया जा रहा था। कंपनी तो यहाँ व्यापार करने के लिए आया था, उसके थ्रू नियम ये चल रहा था। बात समझ में आया। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है। फिर उसके बाद एक अधिनियम लाया गया 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। अब इसमें क्या किया गया, तो यहाँ पे पिट्स जो है वो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, ये याद रखिएगा। ब्रिटेन वाला देखा कि कंपनी तो कुछ ज़्यादा ही उड़ रहा है, वो तो अपने आप को न्यायालय से भी बाहर कर लिया है, तो अब क्या किया जाए। तो एक अधिनियम फिर से लाया गया 1784 में, और इस अधिनियम के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अब इसका काम क्या होता था, तो इसका काम होता था कि भारत में जो कंपनी काम कर रहा है उसके ऊपर नज़र बना के रखना कि आखिर वो काम कैसे कर रहा है। बात समझ में आया। तो 3 अधिनियम में किसी को कोई दिक्कत है। पहला आपने पढ़ा 1773, दूसरा आपने पढ़ा 81 और तीसरा आपने पढ़ा 84। इसमें किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आया। जब इसका क्वेश्चन आपको कल मिलेगा तब आपको पता चलेगा कि आप क्या पढ़े हैं इसमें। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। चलिए लिखिए फटाफट। 1773 का मांग टेंग्यू एक्ट लिख करके डैश दीजिए और इसमें लिखिए 1773 का मांग टेंग्यू एक्ट लिख करके डैश दीजिए। लिखिए इसमें लिखवाएं। लिखिए, इस अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन को महत्वपूर्ण किया गया। इस अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन को महत्वपूर्ण किया गया। इस अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीय प्रशासन को महत्वपूर्ण किया गया। इसी अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल के नाम से जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल के नाम से जाना जाने लगा। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर, ऐसे लिखिएगा, मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन हो गए। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेसिंगटन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेसिंगटन था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेसिंगटन था। उनका मदद के लिए 4 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया। उनका मदद के लिए 4 सदस्यीय समिति का भी गठन किया गया।
उनका मदद करने के लिए 4 सदस्यीय समिति, कार्यकारी समिति लिख दीजिएगा, 4 सदस्यीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया। 4 सदस्यीय कार्यकारी समिति का गठन किया गया। हो गया। इसी अधिनियम के तहत 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया। इसी अधिनियम के तहत 1774 में उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया। उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया, जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे थे। अच्छा, एलिजा इम्फे लड़की है कि लड़का है? लड़की, लड़का है, लड़का है। देखिए, उच्चतम न्यायालय का स्थापना किया गया। इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्फे थे। एलिजा इम्फे थे। चलिए अगला लिखिए। 1781 का संशोधन अधिनियम। 1781 का संशोधन अधिनियम याद रखिएगा, इसको बोला गया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। चलिए लिखिए इसमें, 1773 के मांगटेंग्यू एक्ट में सुधार करने के लिए 1773 के मांगटेंग्यू एक्ट में सुधार करने के लिए 1773 के मांगटेंग्यू एक्ट में सुधार करने के लिए 1771 के मांगटेंग्यू एक्ट में सुधार करने के लिए 1781 में कुछ संशोधन किया गया। 1773 के मांगटेंग्यू एक्ट में सुधार करने के लिए 1781 में संशोधन किया गया। उसमें संशोधन किया गया जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। आप एक्ट ऑफ सेटलमेंट को बंदोबस्त का नियम भी लिख सकते हैं, जिसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया। इस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि काउंसिल बोर्ड और राजस्व संबंधी प्रावधान से न्यायालय को बाहर रखा गया। राजस्व संबंधी प्रावधान से न्यायालय को बाहर रखा गया। अगला लिखिए, 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम। 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम लिखिए। 1784 में पिट्स इंडिया अधिनियम को लाया गया। 1784 में पिट्स इंडिया अधिनियम को लाया गया, जिसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया।
जिसके तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को, जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को देखरेख करता या निगरानी करता, प्रशासन को निगरानी करता या देखरेख करता, एक ही बात है, निगरानी करता या फिर देखरेख करता। हो गया। अब यहाँ समझिए, देखिए अभी तक ने आपने पढ़ा कि 1773 में पहले एक अधिनियम लाया गया, फिर 1781 में उसमें संशोधन किया गया, 1784 में फिर से एक अधिनियम लाया गया जिसको प्रिंट इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। फिर अब यहाँ से मेन है 1813 का चार्टर एक्ट, इसको ध्यान से समझिएगा। 1813 में एक फिर से एक्ट लाया गया, उसको कहा गया चार्टर एक्ट। 1813 का चार्टर एक्ट क्या था इसका प्रावधान, तो इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसमें कहा गया कि अब कोई भी ईसाई यूरोप का वो भारत आ सकता है और भारत में आकर के वो धर्म परिवर्तन जितना करवाना है करे, कोई दिक्कत नहीं है। यही सब आपको काम देगा हिस्ट्री में। जब आप हिस्ट्री में 1857 का क्रांति पढ़िएगा तो उसमें आप ये सब लिख सकते हैं कारण में। दूसरा, इसमें एक चीज़ अच्छा किया अंग्रेज सरकार ने, एक चीज़ इसमें अच्छा किया, क्या कि भारतीयों को शिक्षा देने का प्रावधान किया गया, लेकिन उसमें भी इसका स्वार्थ था। शिक्षा विदेशी शिक्षा नहीं देना था, इसको पश्चिमी शिक्षा देना था। अब जैसा शिक्षा आप पाइएगा आप वैसा ही व्यवहार करिएगा। पश्चिमी शिक्षा आप पाइएगा तो पश्चिमी की तरह ही बोलिएगा, है कि नहीं। तो पश्चिमी शिक्षा दिया और इसी एक्ट के तहत अब प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए खर्च किया जाने लगा भारतीय लोगों के शिक्षा पर। याद रखना है 1 लाख रुपए। अभी भले आपको कम लग रहा हो कि 1 लाख में क्या होगा, लेकिन आप समय देख लीजिए 1813 है, उस समय 1 लाख करोड़ों के बराबर था, कई सौ करोड़ के बराबर उस समय था। तो दूसरा तो ये कहा गया। तीसरा, इसी एक्ट में कहा गया कि जो स्थानीय सरकार है वो कर वसूलने के लिए अधीनस्थ होगा या फिर अधिकृत होगा। स्थानीय सरकार कर वसूलने के लिए क्या होगा, अधीनस्थ होगा। बात समझ में आया। तो इतना किसी को कोई दिक्कत है। चार्टर एक्ट 1813 में क्या कहा गया कि ईसाई जो है वो भारत का क्या होगा, ईसाई भारत में आराम से आ सकता है। फिर उसके बाद भारत का शिक्षा के लिए पैसा देने लगा। वहाँ से कितना दिया, तो 1 लाख रुपया प्रति साल देने लगा। अब कौन सा शिक्षा, तो पश्चिमी शिक्षा। अब यहाँ से 2 तरीके का लोग उपजा। पहला लोग वो उपजा बुद्धिजीवी, जिसको पढ़ा लिखा बोलते हैं, जिसमें सोचने का विचार होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बुद्धिजीवी। जैसे आप लोग बुद्धिजीवी हैं कि नहीं है पता नहीं, वो हैं कि नहीं वो कैसे पता चलेगा, जब आप आज क्लास करके जाइएगा तो आप सोचिएगा कि कैसे क्या हुआ होगा, तब आप बुद्धिजीवी हैं। घर जा कर के कॉपी बन के रख दीजिएगा तब आप डैश 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 हैं। तो बुद्धिजीवी अंग्रेज, सुनिए ध्यान से समझिए, अंग्रेज यहाँ पे सोचा कि अगर हम भारतीय लोगों को अपने तरह शिक्षा दे देते हैं तो मेरे ये पक्ष लेगा। अंग्रेज का यहाँ पे कहना सही था और अंग्रेज का ये सफल प्रयोग भी हुआ। लेकिन उसी में से कुछ ऐसा भी लोग था जो अंग्रेज का साथ नहीं दिया और जिसका परिणाम 1857 का क्रांति था। आपको पता है, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। कुछ क्रांतिकारियों ने उसका साथ नहीं दिया, लेकिन कुछ ने साथ दिया। उल्टा पड़ गया, पढ़ा लिखा दिया भारतीयों को, दिमाग खुल गया भारतीय का, अरे ये तो मेरे ऊपर शोषण कर रहा है, दिमाग खुला। तो उसी का परिणाम क्या हुआ, 1857 का क्रांति। हालांकि 1857 का क्रांति ढेर सारा है, लेकिन उसको हिस्ट्री में पढ़ना है, पॉलिटिकल में उसको नहीं पढ़ना पड़ता है। तो तीसरा क्या बताएं आपको कि स्थानीय सरकार को कर के लिए क्या किया गया, अधिकृत किया गया। बात समझ में आया। तो सबसे पहले आप लोग डायरेक्ट लिखिए, कितना कॉपी भरिएगा, डायरेक्ट लिखिए विशेषता। इसमें पहला तीर दे करके लिखिए, ईसाइयों को भारत में आने का अनुमति मिला। पहला तीर दे के लिखिए, ईसाइयों को भारत में आने का अनुमति मिला। ईसाइयों को भारत में आने का अनुमति मिला। दूसरा तीर दे करके लिखिए, भारत में पाठशाला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। भारत में पाठशाला शिक्षा को बढ़ावा दिया गया। भारत में पाठशाला शिक्षा
या फिर पश्चिमी लिखिए, आपका इच्छा है। पश्चिमी शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, जिसके लिए प्रतिवर्ष भारतीयों पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। जिसके तहत प्रतिवर्ष भारतीयों पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। जिसके तहत प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए भारतीयों के ऊपर खर्च करने का प्रावधान किया गया। अगला लिखिए, स्थानीय सरकार को कर के लिए अधिकृत किया गया। स्थानीय सरकार को कर के लिए अधिकृत किया गया। स्थानीय सरकार को कर के लिए अधिकृत किया गया। हो गया। अगला लिखिए, 1833 का चार्टर एक्ट। 1833 का चार्टर एक्ट। का चार्टर एक्ट जल्दी लिखिए। देखिए 1833 का जब समय आया तो अंग्रेज ने, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, आपको पता है कि 73 में बंगाल का गवर्नर को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल। लेकिन अभी तक वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल नहीं था, ये बात याद है। लेकिन जब 1833 आया तो उसको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। हाँ नहीं, उसको नहीं, वो तो खत्म हो गया होगा, 33 चल रहा है ये। किसको बनाया गया, तो भारत का पहला गवर्नर जनरल, नाम याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इसको पहला वायसराय, प्रथम गवर्नर जनरल इसको बनाया गया था। याद करने का सिंपल ट्रिक है। जैसे पहला गवर्नर जनरल आपसे पूछेगा भारत का, तो आपको अगर ऑप्शन देते तो आप किसको बनाते, अपना बेटा को बनाते। मान लीजिए अपना बेटा को बनाते, तो बेटा से आपको क्या याद रख जाएगा, बेंटिक याद रख जाएगा। बात समझ में आया। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बात समझ में आया। 33 का सबसे मुख्य बात यही है, 1833 का चार्टर एक्ट जब लाया तो इसमें डायरेक्ट कह दिया गया कि अब जो है भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल होगा वो कौन होगा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। ये उस समय बंगाल का था, तो बंगाल से इसको हटा करके पूरा भारत का बना दिया गया। अब जैसे भारत का बनाएगा तो जितना ब्रिटिश भारत होगा सबका हेड कौन हो गया, एगो, और ये हेड कौन हो गया आपका, लॉर्ड विलियम बेंटिक। बात समझ में आया। अब इसी को एक बात ध्यान से समझिएगा। फिर 1853 में आया अधिनियम, 1853 का भारत परिषद अधिनियम। अब देखिए ये बेचारा उतना तो नहीं संभाल पाएगा एक अल्लाह आदमी, तो इसका मदद करने के लिए भारत में विधान परिषद का गठन किया गया। केंद्र वाला, राज्य वाला मत समझ लीजिएगा, क्योंकि ये अकेला तो संभाल नहीं पाएगा। इसलिए जस्ट थोड़ा सालों के बाद 1853 में फिर से एक अधिनियम लेकर के आता है, उसमें भारत का विधान परिषद का क्या किया जाता है, गठन किया जाता है। बात समझ में आया। इसको लिखिए, ये वाला लिखा दिया है ना, इसको लिखिए। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। जी, बंगाल उस समय काफी बड़ा प्रेसिडेंसी था, बहुत पैसा था वहाँ, उसी को बना दिया। चलिए, जैसे आप इस प्रकार से गौर करिए ना, हम लोग का सेना में 3 सेना है, एक आर्मी है, एक नेवी है, एक एयरफोर्स है। तीनों का अपना अपना हेड है, लेकिन तीनों का हेड कोई है क्या, नहीं है। ऑफिशियली तीनों का हेड तो कोई नहीं था पहले, तो उसके लिए एक पद को सृजन किया गया, तो उसको क्या बोला गया था, सीडीएस। आपको पता है सीडीएस एक पद बनाया गया था। तो उस समय जो आर्मी का चीफ था वो कौन था, जनरल बिपिन रावत। तो बिपिन रावत को ही उससे हटा करके उससे ऊंचा पोस्ट में सीडीएस को दिया था ना। बस यही फंडा उस समय भी चलता था।
चलिए लिखे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। नाम लिखिए, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। अगला लिखिए, 1853 का चार्टर एक्ट, इसमें डैश दे करके लिख लीजिए कि भारत विधान परिषद का गठन किया गया। अब गप मत करिए, अब आ गया यहाँ से आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक। अब जो बोरिंग वाला था पार हो गया वो सब, अब आ गया आप लोग का मज़ेदार टॉपिक, इसलिए समझना है इसको ध्यान से। चलिए, एक पार्ट खत्म हो गया इसका, एक पार्ट और बचा है, फिर ये वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। थोड़ा सा यहाँ बताइए हमको, 1873 में कौन सा एक्ट लाया था? मांगटेन्यू। 81 में उसको संशोधन किया, 84 में पिंस लाया, पिंस इंडिया एक्ट, फिर 13 में क्या? चार्टर एक्ट, फिर 33 में भी चार्टर एक्ट, 53 में भी क्या था? चार्टर एक्ट था। कुछ विशेषता बताइए। 73 में सबसे मुख्य बात क्या था? 73 का सबसे मुख्य बात क्या था वो बताइए। बंगाल के गवर्नर को किस में बदल दिया? गवर्नर जनरल में बदल गया। अब मद्रास और बंगाल का जो प्रेसिडेंसी था वो जाकर के उसके अधीन हो गया। बात समझ में आया? 81 में क्या मुख्य बात था कि न्यायालय को उससे क्या रखा गया? अलग रखा गया। उसके बाद 84 का क्या मुख्य बात था बताइए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना किया गया। इसी को तो समझना है ध्यान से। 13 का तो बहुत सारा मुख्य बात था, जैसे अंग्रेजी शिक्षा का प्रस्थान की अब बढ़ावा दिया गया, ईसाई को प्रावधान किया गया और स्थानीय शासक को बोला गया कि आप ही अब कर को वसूलिए। फिर 33 में क्या बोला गया? 33 का चार्टर एक्ट में यही तो मेन है। 33 का चार्टर एक्ट और 73 का चार्टर एक्ट, यही दोनों तो मेन है, दोनों जो एक्ट है। क्योंकि 73 में आपको पता है गवर्नर को बना दिया गवर्नर जनरल, और 33 में गवर्नर जनरल को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया था। और क्वेश्चन भी यही दोनों से ज़्यादा पूछता है, ये बात याद रखिए। बीच का आपको नहीं हो पता है चलेगा, लेकिन इसको कम से कम पता रखिएगा। और 53 में क्या कर दिया? विधान परिषद का स्थापना कर दिया। अब आगे समझिए। अब आपको पता है, जो हिस्ट्री पढ़ा होगा 12th का, तो 1857 में क्या हो जाता है? क्रांति हो जाता है। और ये इतना बड़ा क्रांति था कि अंग्रेज का नींव तक हिल जाता है। तो इसको हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे 12th का हिस्ट्री में, या फिर हिस्ट्री जब पढ़ेंगे हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पर से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। तो अब शासन किसका स्टार्ट होगा? तो डायरेक्ट अब ब्रिटिश सरकार अपना कमान स्टार्ट करेगा। ब्रिटिश ताज से हम लोग इसको संबोधित कर सकते हैं। तो ब्रिटिश ताज 1858 से लेकर के 1947 तक चलेगा। अब जैसे भारत में 1857 का क्रांति हुआ, तो ब्रिटेन से जो संसद है ब्रिटेन में, वो अब उसने देखा कि अब तो कंपनी संभाल नहीं पाया, अब हम लोग डायरेक्ट वहाँ पे शासन करेंगे। तो 1858 के बाद बहुत ज़्यादा परिवर्तन भारत में आया शासन में, ये बात याद रखिएगा। पहला अधिनियम को लाया गया था, उसका नाम रखा गया 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। 1858 में पहला अधिनियम लाया गया, उसका कहा गया भारत शासन अधिनियम, 1858 में लाया गया। अब इसमें क्या चेंजेस किया? तो आपको पता है कि पहले क्या होता था? गवर्नर जनरल। तो अब इस गवर्नर जनरल का पद को खत्म कर दिया और इस पद के स्थान पे लाया गया वायसराय। एक वायसराय को लाया गया और एक इसका मदद करने के लिए भारत का सचिव नाम का पद का सृजन किया गया। भारत का सचिव। कोई आपसे पूछेगा कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कोई आपसे पूछेगा कि भारत का सचिव कौन था पहला? तो आपको बोलना है स्टेनली। स्टेनली। बात समझ में आया?
यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। 1858 का भारत शासन अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के पद को खत्म कर दिया गया और उस पद के स्थान पर वायसराय और भारत का सचिव नामक 2 पद का सृजन किया गया। भारत का जो पहला वायसराय था उसका नाम लॉर्ड कैनिंग था और जो पहला भारत का सचिव था उसको स्टेनली कहा गया। बात समझ में आया। और अब क्या किया इसी के तहत, सबसे मेन है ये, कंपनी का जो भी एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। एकाधिकार मतलब उसका केवल बोलबाला था उसी का भारत में, तो उसको समाप्त कर दिया गया। लेकिन एक थोड़ा सा इसको बेनिफिट क्या दिया कि चाय और चीन के साथ व्यापार के साथ इसके एकाधिकार को समाप्त नहीं किया बल्कि रहने दिया। बात समझ में आया। आप ऐसे समझिए, अच्छे तरीके से आप समझ जाइएगा। अभी जैसे भारत में रिलायंस कंपनी आप लोग समझते हैं किसका है? मुकेश अंबानी का रिलायंस कंपनी है। मान के चलिए हम लोग भारत में हैं अभी और ये पाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान हटाइए, भूटान ले लीजिए, ठीक। आपको पता है भारत में एक कंपनी है रिलायंस, ठीक। रिलायंस वाला क्या करेगा, ये जाएगा भूटान, बोलेगा हम आपको, आपके साथ हमको व्यापार करना है। ये गया, ये बोलेगा ठीक है आ जाइए व्यापार करिए मेरे साथ, क्या दिक्कत है। लेकिन धीरे 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 ये जो रिलायंस वाला है ये उस पर पूरा का पूरा कब्जा कर लिया, पूरा शासन हो गया इसके ऊपर। बात समझ में आया। ये रिलायंस वाला और कोनो कंपनी को घुसने ही नहीं दे रहा है उसमें, क्योंकि अगर रिलायंस घुसेगा उसमें तो हो सकता है टाटा भी बोलेगा कि हम भी जाएंगे वहाँ व्यापार करने के लिए, अदर कंपनी तो बोल सकता है, अडानी बोलेगा कि हम भी जाएंगे वहाँ व्यापार करने के लिए। लेकिन इसने क्या किया था, अपना एकाधिकार को बना लिया था कि मेरे अलावा कोई नहीं, हम नहीं तो कोई नहीं। लेकिन जब यहाँ पे विद्रोह हो गया, यहाँ पे मेरा मतलब है भारत में जब विद्रोह हो गया 1858 में, तब ब्रिटिश शासन ने क्या किया, उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया। और एकाधिकार को ही शासन समाप्त नहीं किया बल्कि इसके शासन को भी समाप्त कर दिया। अब बोला कि नहीं, अब आपको शासन हम करने नहीं देंगे, बल्कि अब शासन कौन करेगा, मेरा आदमी। और उसने अपना आदमी को भेजा, उसी का पद का नाम रखा गया वायसराय, और एक और पद बनाया गया, उसका नाम रखा गया भारत का सचिव। अब समझ में आया आपको। और यही पद चलता रहा 1947 तक। फिर 1947 में तो भारत आज़ादी हो गया था। तो बोलना आसान है कि इतना से इतना, लेकिन इस बीच में क्या क्या हुआ यही तो मेन बात है ना। लेकिन एक बात याद रखिएगा, कंपनी का एकाधिकार को तो समाप्त किया, किंतु उसको 2 चीज से वंचित नहीं किया। पहला, उसको बोला कि आप चाय का व्यापार कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं करेगा। और दूसरा, चीन के साथ केवल और केवल आप ही व्यापार करिएगा, आपके बीच में कोई टंगा नहीं अड़ाएगा। कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को। बात समझ में आया। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है, बोलना कैसे है इसको, उसको समझिए। तो सबसे पहले इसमें बोलिएगा 1857 के क्रांति के परिणाम स्वरूप, 1857 के क्रांति के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने भारत से गवर्नर जनरल का पद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर वायसराय और भारत का सचिव नामक 2 पद का सृजन किया। इसको भारत शासन अधिनियम 1858 के तहत लाया गया था। यहाँ तक समझ में आया। इसके साथ साथ और भी बहुत सारा कदम उठाया गया। क्या कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन को समाप्त किया और उसका एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया था, किंतु चाय और चीन के साथ व्यापार, उसको एकाधिकार को उसको समाप्त नहीं किया। बात समझ में आया। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? चलिए लिखिए इसको। इस अधिनियम के तहत भारत से गवर्नर जनरल का पद को समाप्त कर दिया गया। भारत से गवर्नर जनरल का पद को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत भारत से गवर्नर जनरल का पद को समाप्त कर दिया गया तथा बाहर से लेके आइए, तथा उनके स्थान पर वायसराय तथा भारत का सचिव नामक 2 पद का सृजन किया गया। वायसराय तथा भारत का सचिव नामक 2 पद का सृजन किया गया। भारत का सचिव नामक 2 पद का सृजन किया गया। हो गया। वायसराय और भारत का सचिव नामक 2 पद का सृजन किया गया। भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग
भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड लॉर्ड कैनिंग तथा प्रथम भारत सचिव स्टेनली थे। तथा प्रथम भारत सचिव स्टेनली थे। इसी अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। किंतु चाय और चीन के साथ व्यापार के लिए उनका एकाधिकार सुरक्षित रखा गया। किंतु चाय और चीन के साथ व्यापार के लिए उनका एकाधिकार को संरक्षित रखा गया। अगला लिखिए 1919 का भारत परिषद अधिनियम। इसको ध्यान से समझिएगा। 1919 का क्या था भारत परिषद अधिनियम, इसी को हम लोग बोलते हैं मांगटेंग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। बात समझ में आया? मांगटेंग्यू कौन था? तो मांगटेंग्यू आपका भारत सचिव था। और चेम्सफोर्ड कौन था? तो चेम्सफोर्ड भारत का वाइसराय उस समय था। आपको लिख लेना है इसमें। भारत सचिव उस समय कौन था? तो मांगटेंग्यू। और वाइसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड था। बात समझ में आया? सीधा बैठिए। तो इसमें क्या बोलना है हमको? 1919 के अधिनियम के तहत क्या किया गया था? तो 1919 के अधिनियम के तहत सरकार बोला कि हम भारत में उत्तरदायी सरकार का स्थापना करेंगे। उत्तरदायी सरकार मतलब प्रांतों में हम उनका सरकार को बनाएंगे। बात समझ में आया? हम भारत में उत्तरदायी सरकार का स्थापना करेंगे। इसी के तहत क्या क्या व्यवस्था किया गया? तो प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया। द्वैध शासन मतलब एक होता विधानसभा और एक होता राज्यसभा। विधानसभा समझते हैं ना आप लोग? एक विधानसभा नहीं, राज्य में होता है विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। सॉरी, एक तो आपका विधानसभा हो गया और एक बनाया गया विधान परिषद।
बात समझ में है? एक विधानसभा और एक विधान परिषद, दोनों को अलग किया गया राज्य में, प्रांत में। और क्या किया गया, तो केंद्र और राज्य का सूची को भी क्या किया गया, अलग किया गया कि केंद्र का ये काम होगा करने का और राज्य का ये काम होगा। फिर उसके बाद जो बजट होता है, बजट समझते हैं ना, बजट सबको समझ रहा होगा यहाँ पे, तो केंद्र का अलग बजट प्रस्तुत किया जाने लगा और राज्य का अलग बजट प्रस्तुत किया जाने लगा। ये सब 1919 में होने लगा। और मताधिकार का अधिकार मिला यहाँ पे, लेकिन सबको नहीं दिया था वोट देने का अधिकार, क्योंकि अब प्रांत में द्वैत शासन स्टार्ट किया है तो उसको वहाँ पे चुनाव करवाना पड़ेगा। तो चुनाव जब करवाना पड़ेगा तो उसको मताधिकार का अधिकार देना पड़ेगा, लेकिन सबको नहीं दिया। ये किसको किसको दिया, तो संपत्ति, जिसके पास संपत्ति ज़्यादा था, कर जो ज़्यादा कर वसूलता कर देता था, शिक्षा जो ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति था उसी को दिया गया। महिला को तो दिया ही नहीं था, कुछ कुछ शिक्षित महिला को ही दिया था, बाकी किसी को नहीं दिया था यहाँ पे अधिकार कि आप लोग को भी वोट देना है। बात समझ में आया? तो मताधिकार का तो अधिकार दिया नहीं, बल्कि कितना दिया, तो सीमित दिया था, हल्का पल्का लोग को दिया था। और इसी में कहा गया था कि 10 बरस के बाद एक कमीशन का गठन किया जाएगा, जो कमीशन ये जांच करेगा कि क्या ये जो संवैधानिक सुधार किया गया है वो सही है या गलत है, क्या इसको आगे और बढ़ाया जाए या फिर इसको समाप्त कर दिया यहीं पे। और आपको पता होगा कि 10 बरस इसका कब पूरेगा, 29 में, 10 बरस 29 में पूरेगा। लेकिन अंग्रेज सरकार ने क्या किया था, इसको 29 में नहीं गठित करके 27 में गठित कर दिया था। और इसी को आप लोग नाम जानते हैं साइमन कमीशन। अब जैसे ये साइमन कमीशन क्या था वो सब तो हिस्ट्री में आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो 27 में ही गठित कर दिया था। और ये भी क्या बोल दिया कि नहीं, जो चीज़ हो रहा है सब सही हो रहा है, इसी को आगे बढ़ाया जाए। बात समझ में आया? ये भी बोल दिया कि जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, आगे बढ़ाइए उसको भी। बात समझ में आया? तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है तो क्या बोलना है आपको, ध्यान से समझिएगा। 1919 का भारत परिषद अधिनियम में आपको बोलना है, इसी को हम लोग बोलते हैं मांगटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। पहला वाला में मांगटेंग्यू लिखाए थे क्या, एक बार चेक करिए तो। कोई मांगटेंग्यू था नहीं, वहाँ पे मांगटेंग्यू नहीं होगा, रेगुली एक्ट होगा, उसको चेंज करिए, उसको चेंज कर लीजिए। 1773 का रेगुली एक्ट। चलिए अब यहाँ पे समझिए। तो 1919 का भारत परिषद अधिनियम, जिसे हम लोग मांगटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहते हैं, इस अधिनियम में सरकार कहा कि हम भारत में उत्तरदायी सरकार का स्थापना करेंगे। इसमें निम्नलिखित विशेषता था। पहला, प्रांतों में द्वैध शासन को स्थापित करना, जैसे विधानसभा और विधान परिषद का गठन, केंद्र और राज्य का सूची को क्या करना, अलग करना, उसके बाद बजट भी अलग अलग पेश करना, संपत्ति कर शिक्षा के आधार पर सीमित व्यक्ति को मताधिकार का अधिकार देना। उसके बाद इसमें कहा गया कि 10 बरस के बाद एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें ये वो जांच करेगा कि क्या ये जो सुधार किया गया है वो सही है या फिर गलत है। किंतु इन्होंने इस समिति को 29 में नहीं गठित करके 27 में गठित कर दिया, जिसे हम लोग साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। इन्होंने अपना रिपोर्ट 30 में दिया था, 1930 में, याद रहे। उस रिपोर्ट में कहा गया कि जो है सब चीज़ ठीक है, इसी को आगे बढ़ाया जाए, द्वैत शासन को रहने दीजिए, मताधिकार आप ठीक ठाक दिए हैं, और जो प्रांतीय शासन आपने स्टार्ट किया है वो भी सही है। बात समझ में आया? इसको लिखिए फटाफट। स्पीड में लिखिए। 1919 का भारत परिषद अधिनियम को मांगटेंग्यू चेम्सफोर्ड 1919 का भारत सरकार अधिनियम को मांगटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं, कहा जाता है। मांगटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी कहा जाता है। इस अधिनियम में सरकार ने कहा कि उनका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित करना है। उनका उद्देश्य भारत में उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित करना है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था स्थापित करना है। चलिए अब इसको लिखिए। पहला विशेषता क्या है, विशेषता लिख करके डैश दीजिए।
विशेषता लिख करके डैश दी। 2 अधिनियम और है, उसका देश हम लोग का आज़ाद हो जाएगा। पहला विशेषता लिखिए, द्वैत शासन स्थापित करना, द्वैत शासन स्थापित करना, द्वैत शासन स्थापित करना, द्वैत शासन स्थापित करना। अगला लिखिए, केंद्र और राज्यों का अलग अलग सूची बनाना, केंद्र एवं राज्यों के कार्यों का अलग अलग सूची बनाना, केंद्र एवं राज्य के कार्यों का अलग अलग सूची बनाना। फिर अगला लिखिए, संपत्ति, संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार देना, संपत्ति, कर, शिक्षा के आधार पर सीमित मताधिकार देना, सीमित मताधिकार देना। अगला लिखिए, सीमित मताधिकार देना। इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि 10 वर्षों के बाद एक समिति का गठन किया जाएगा। यह प्रावधान किया गया कि 10 वर्षों के बाद एक समिति का गठन किया जाएगा जो एक समिति का गठन किया जाएगा जो इसकी जांच करेगा, जो इसकी जांच करेगा। जो इसकी जांच करेगा। किंतु ब्रिटिश सरकार ने यह समिति 2 वर्ष पहले ही गठित कर दिया। किंतु ब्रिटिश सरकार ने यह समिति 2 वर्ष पहले 1927 में ही गठित कर दिया। में ही गठित कर दिया गया, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं, जिसे साइमन कमीशन के नाम से जानते हैं। चलिए अगला लिखिए, 1935 का भारत परिषद अधिनियम। अच्छा, वो 1919 में एक चीज़ और लिख लीजिए तो, एक टॉपिक। देखिए समझिए ध्यान से, आप लोग अभी जिसका यूपीएससी आप लोग नाम सुनते हैं, तो उसका पहले नाम आईसीएस होता था, यानी कि भारतीय सिविल इंडियन सिविल सर्विस। तो 1919 के पहले जो है इसका एग्ज़ाम केवल और केवल इंग्लैंड में होता था। आईसीएस अभी जिसका नाम यूपीएससी हो गया है, उसका पहले नाम था आईसीएस, ये याद रखिएगा। तो 1919 से पहले जो इसका एग्ज़ाम होता था वो इंग्लैंड में होता था। आपको अगर उसका एग्ज़ाम देना पड़ता तो आपको इंग्लैंड जा करके इसका एग्ज़ाम देना पड़ता था। लेकिन 1919 में एक सुधार ये भी किया गया कि इसका एग्ज़ाम जो है अब इंग्लैंड में नहीं होकर के भारत में होगा, और इसमें अब भारतीय भी अब एग्ज़ाम दे सकता है। और लगभग 1941 आते आते इसमें भारतीयों का जो संख्या था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। ये याद रखिएगा, याद रहेगा नहीं ये वाला। 1941 आते आते भारतीय का संख्या इसमें बढ़ने लगा, मतलब भारतीय लोग ज़्यादा इसमें एग्ज़ाम देने जाने लगा, क्योंकि अच्छा सेवा था ये। तो आईसीएस का ही नाम बदल करके अभी क्या कर दिया गया है, यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका पहले का नाम था इंडियन सिविल सर्विस, इसी का नाम बदला गया है। बात समझ में आया? चलिए अगला लिखिए, 1935 का भारत परिषद अधिनियम, उसको याद रखिएगा।
चलिए यहाँ देखिए 1935 का भारत परिषद अधिनियम क्या था? तो 1935 का भारत परिषद अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था कि भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार को गठित करना, जबकि 1919 में बोला गया था उत्तरदायी सरकार, वो प्रांत में 1919 में प्रांत में ज़्यादा फोकस था, प्रांत में मतलब राज्य में, लेकिन 1935 में ज़्यादा फोकस हुआ किस पे? तो केंद्र पे। यहाँ पे केंद्र में 2 सदन का स्थापना किया गया। पहला आप लोग जानते होंगे लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो पहला लोकसभा और दूसरा राज्यसभा, ये सबका क्या किया गया? स्थापना किया गया। और इसके साथ साथ केंद्र के लिए संघीय सूची, राज्य के लिए राज्य सूची और केंद्र और राज्य दोनों के लिए समवर्ती सूची का क्या किया गया? स्थापना किया गया। बात समझ में आया? एक बात और याद रखिएगा कि इसी समय 1937 में संघीय न्यायपालिका का क्या किया गया था? तो स्थापना किया गया था। हो जाएगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तो भारत के पास तो संविधान था नहीं उस समय। संविधान तो 1950 में लागू हुआ। तो 3 साल जो उस समय था, तो 3 साल में जो भारत का शासन चला था वो इसी अधिनियम के तहत चला था। ये बात याद रखिएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 ये अंग्रेज का अधिनियम था, और हम लोग का संविधान में लगभग 40 से 50% जो नियम लिया गया है वो भी इसी अधिनियम से लिया गया है, 1935 का अधिनियम। ये बात याद रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, वो पता चल जाएगा कल ही आप लोग को। तो यहाँ तक में समझ में आया आप लोग को? 1935 का अधिनियम क्या था? 1935 का भारत परिषद अधिनियम में आपको बोलना है, इस अधिनियम के तहत सरकार ने कहा कि हम भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार को गठित करेंगे। इसका निम्नलिखित विशेषता था। क्या क्या विशेषता था? तो इसमें संघीय न्यायपालिका का स्थापना 1937 में किया गया। केंद्र के लिए संघीय सूची, राज्य के लिए राज्य सूची और केंद्र और राज्य दोनों के लिए समवर्ती सूची का स्थापना, मतलब बताया गया कि ये है आपका क्षेत्र। मताधिकार को विस्तार किया गया। पहले मताधिकार किसको किसको मिलता था? या तो संपत्ति में ज़्यादा है, कर में ज़्यादा या शिक्षा में ज़्यादा है, उसी को मिलता था। लेकिन अब उसको क्या किया गया? तो विस्तार किया गया। और साथ में केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा का भी क्या किया गया? गठन किया गया। आया समझ में? अब खत्म हो गया। अब एक लास्ट बचा है भारत स्वतंत्रता अधिनियम। तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर उसको बता देंगे। देखिए, इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार को गठित करना था। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार को गठित करना था। इस अधिनियम का उद्देश्य भारत में पूर्ण उत्तरदायी सरकार का गठित करना था। इसका विशेषता निम्नलिखित था। इसका विशेषताएं निम्नलिखित थी। गठन करना था, इसका विशेषताएं निम्नलिखित थी। चलिए पहला तीर दे करके लिखिए। 1937 में संघीय न्यायपालिका का स्थापना हुआ। 1937 में संघीय न्यायपालिका का स्थापना हुआ। पहला तीर दे करके लिखिए। 1937 में संघीय न्यायपालिका का स्थापना हुआ। चलिए दूसरा लिखिए। केंद्र के लिए संघीय सूची, केंद्र के लिए संघीय सूची, राज्य के लिए राज्य सूची, केंद्र के लिए संघीय सूची, राज्य के लिए राज्य सूची एवं केंद्र तथा राज्य दोनों के लिए समवर्ती सूची। केंद्र के लिए संघीय सूची, राज्य के लिए राज्य सूची, केंद्र एवं राज्य दोनों के लिए समवर्ती सूची को लाया गया। समवर्ती सूची को लाया गया। अगला लिखिए। मताधिकार का विस्तार किया गया। उसके बाद लिखिए लोकसभा राज्यसभा का गठन। मताधिकार का विस्तार किया गया। चलिए अब लास्ट अधिनियम है आपका भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इसी अधिनियम के तहत भारत आज़ाद हुआ था, याद रखिएगा। और इसको कौन लाया था? तो ब्रिटेन में उस समय पीएम था क्लिनेट एटली, नाम याद रखना है। उस समय ब्रिटेन का पीएम था क्लिनेट एटली। इसने
20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश संसद में घोषणा किया। क्या घोषणा किया कि 30 जून 1947 को भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी, तो वो तो खत्म हो गया 58 में, भारत से ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा, उसने घोषणा किया। 20 फरवरी 1947 को क्लिनेट, जो एटली था ब्रिटेन का पीएम, उसने वहाँ घोषणा किया वहाँ के संसद में कि 30 जून 1947 को भारत से ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा, भारत डोमिनियन स्टेट बनेगा, मतलब स्वतंत्र राज्य बनेगा भारत। लेकिन उस समय वायसराय कौन था भारत का? माउंटबेटन, याद रखिएगा। तो माउंटबेटन के सामने एक प्रस्ताव आया और ये प्रस्ताव देता है मोहम्मद अली जिन्ना। आप लोग जिन्ना का नाम सुने हैं ना? तो जिन्ना, हाँ, जिन्ना गया माउंटबेटन के पास, वो उसको बोला कि हम भारत के साथ नहीं रहेंगे, हमको भारत से अलग होना है, हमको अलग राज्य चाहिए, मुस्लिम लोग के लिए अलग राज्य चाहिए, भारत में हिंदू ज़्यादा है, मुस्लिम नहीं रह पाएगा, हमको अलग राज्य दीजिए। तो माउंटबेटन ने 3 जून 1947, डेट याद रखिएगा, 3 जून 1947 को एक घोषणा किया, मतलब योजना बनाया। उसी योजना के तहत भारत जो है, पाकिस्तान क्या हुआ? भारत से अलग हुआ। और उसी योजना को कहा जाता है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को जो भारत का वायसराय माउंटबेटन था, उसने एक योजना पेश किया कि भारत और पाकिस्तान का किस प्रकार से बंटवारा होगा, उसी को कहा जाता है माउंटबेटन योजना। बात समझ में आया? अब इसी अधिनियम के तहत भारत आज़ाद हुआ है। तो बीच में एक चर्चा भी चला था कि भारत 99 साल के लिए आज़ाद हुआ है, तो वो सब फालतू बात है, वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला बात है, उसमें आपको ज़्यादा ध्यान देना नहीं है। क्योंकि अधिनियम देखिए यहाँ पे, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इसी के तहत भारत आज़ाद हुआ। किसने घोषणा किया? तो क्लिनेट एटली ने किया। कब किया? तो 20 फरवरी 1947। क्लिनेट एटली क्या बोला वो? तो 30 जून 1947 से भारत से शासन क्या हो जाएगा? ब्रिटिश इंडिया कंपनी का समाप्त हो जाएगा। फिर 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने योजना पेश किया, उसी योजना को हम लोग कहते हैं माउंटबेटन योजना। क्या क्या इसमें प्रावधान किया गया? तो पहला बोला गया कि जो रियासत है, रियासत को ये पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगा कि वो या तो पाकिस्तान के साथ मिल जाए, या तो इंडिया के साथ मिल जाए, या तो अपने आप को वो स्वतंत्र रखे। ये पहला बात बोला। अब रियासत 562 रियासत था उस समय भारत का। सोच लीजिए, आपको अगर भागलपुर से दिल्ली जाना है तो आपको 4 बार वीज़ा लेना पड़ता, अगर वो सब भी आज देश रहता तो लगभग 562 रियासत था। तो सबको तो मिल ही गया, एक दो से थोड़ा दिक्कत हुआ था तो उसको भी मिला ही लिया गया, चाहे बल से चाहे दिमाग से, वो तो बात की बात है। तो रियासतों को बोला गया कि या तो आप पाकिस्तान के साथ जाइए, या तो आप भारत के साथ जाइए, या तो आप स्वतंत्र रखिए अपने आप को। बात समझ में आया? दूसरा क्या बोला गया कि जब तक भारत या पाकिस्तान अपना संविधान को गठित नहीं कर लेता है, तब तक ब्रिटेन का ही एक वायसराय वहाँ पे नियुक्त होगा। लेकिन अब वायसराय का नाम उस समय बदल के हो जाएगा फिर से गवर्नर जनरल। ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसका काम तभी तक है जब तक कि भारत का संविधान नहीं बन जाता है। जैसे संविधान बना, इसका काम खत्म। इसलिए आज़ाद जब देश हो गया तो उसके बाद भी एक पद रह गया था, उसका नाम था गवर्नर जनरल। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल भी तब कौन होगा? माउंटबेटन ही होगा, क्योंकि इसी को बना दिया गया था। अब इसको क्यों बनाया, कोई बता सकते हैं? माउंटबेटन को ही क्यों बनाया? किसी और को भी तो बना सकता था। नहीं, इसको इसलिए बनाया गया क्योंकि इसको अनुभव था कार्य करने का, यही ना कार्य सब चीज़ देख रहा था, इसलिए इसी को बना दिया फिर से। बात समझ में आया? और भारतीय पूछेगा कि प्रथम स्वतंत्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? सी राजगोपालाचारी। पूछेगा आपसे कि भारत का स्वतंत्र, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय कौन हो जाएगा? सी। बात समझ में आया? जब तक संविधान सभा का गठन नहीं हुआ तब तक लॉर्ड माउंटबेटन था गवर्नर जनरल, और जैसे संविधान सभा का गठन हो गया तब उस समय जो बीच में समय बचा था उसमें बनाया गया सी राजगोपालाचारी को। बात समझ में आया? यहाँ तक में खत्म हो गया भारत स्वतंत्रता अधिनियम, देश आज़ाद हो गया हम लोग का। किसी को यहाँ तक में दिक्कत है? समझ में आया? समझ में तभी आएगा जब घर जा कर के आप लोग इसको, एक टॉपिक को कम से कम आप 5 बार पढ़िएगा। 5 बार पढ़िए, 3 बार लिखिए, न तो कोई फायदा नहीं है पोथा बना करके कॉपी का। 5 बार आपको पढ़ना है और कम से कम 3 बार आपको लिखना है, तब जा कर के आप इसका, ये दिमाग में आपका बैठेगा।
नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इसको पढ़ के। बात समझ में आया? तो आज घर जाइएगा, कॉपी उल्टाइएगा, कुल 5 बार आप इसको पढ़िएगा। 1-2 बार से नहीं होगा, ये बात याद रखिए। 5 बार आपको इसको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद कम से कम 3 बार आपको इसको लिखना पड़ेगा, तब जा कर के ये होगा आपका दिमाग में सेट। नहीं तो फिर कल परसों 10 दिन के बाद 5 दिन के बाद आप ये भूल जाइएगा। इतना विश्वास है हमको आप लोग के ऊपर, इसलिए ये काम कर लीजिएगा। बात समझ में आया? देखिए मेरा एक के फंडा है क्या, थोड़े सा पढ़िए, लेकिन आप उसको पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, और वो आप कभी भूलिए नहीं। बस अगर ये वाला गुण लेकर के चलिएगा तब ठीक है, नहीं तो फिर जयराम जी की। चलिए लिखिए। 30 फरवरी 1947 को क्लिनेट एटली ने यह घोषणा किया। 30 फरवरी 1947 में क्लिनेट एटली ने यह घोषणा किया। 20 फरवरी है, 20 फरवरी 1947 में क्लिनेट एटली ने यह घोषणा किया कि 30 जून 1947 से भारत में घोषणा किया कि भारत में ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। गप मत करिए पीछे बैठ के। ब्रिटिश शासन समाप्त हो जाएगा। किंतु जिन्ना ने, या फिर मुस्लिम लीग लिखिए, किंतु मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग का मांग किया, पाकिस्तान का मांग किया। किंतु मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पाकिस्तान का मांग किया, जिसके बाद उन्होंने माउंटबेटन ने 3 जून 1947 में योजना पेश किया, जिसके बाद माउंटबेटन ने 3 जून 1947 में योजना पेश किया, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। हो गया? चलिए अगला लिखिए विशेषता, या फिर इसमें क्या क्या प्रावधान था लिखिए। प्रावधान लिख करके डैश दीजिए। प्रावधान लिख करके डैश दीजिए। इसमें पहला तीर में लिखिए, सभी रियासतों को यह छूट दिया गया कि या तो वो भारत से या पाकिस्तान से या स्वयं को स्वतंत्र रखे। पहला तीर दे करके लिखिए, सभी रियासतों को यह छूट दिया गया कि वे या तो पाकिस्तान के साथ या तो भारत के साथ मिल जाए, या तो पाकिस्तान के साथ या तो भारत के साथ मिल जाए, या स्वयं को स्वतंत्र रखे। अगला तीर दीजिए, जब तक संविधान सभा का गठन नहीं हो जाता है, तब तक भारत में शासन में सहायता करने के लिए गवर्नर जनरल का पद को बनाया गया। सहायता करने के लिए गवर्नर जनरल का पद को बनाया गया। हो गया? अगला तीर दीजिए। इस अधिनियम में कहा गया कि भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश होगा। भारत और पाकिस्तान 2 डोमिनियन देश होगा या स्वतंत्र देश होगा।
जिस पे ब्रिटिश ताज का अधिकार नहीं होगा, जिस पे ब्रिटिश ताज का अधिकार नहीं होगा।